नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदान कहां रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और इस दौरान सिद्धार्थनगर में सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 1947 के पहले उत्तर प्रदेश में 3 से 4 मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। यूपी सीएम बोले, आज मिल रहे 9 मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ युवाओं को बेहतर मेडिकल शिक्षा देकर उन्हें अच्छा चिकित्सक बनाएंगे। मैं प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। हर जिले में आईसीयू का निर्माण हुआ है। 9 मेडिकल कॉलेज आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुकंपा से 30 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खुल रहे हैं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक एवं रसायन मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्यामधनी राय जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज,
मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। फतेहपुर जिले में आज राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण 8 मार्च 2019 से चालू है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 फरवरी 2019 को किया था और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 7 मार्च 2021 तक पूरा करना था। इस जनपद में जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज ये फतेहपुर के लिए समर्पित हुआ है, प्रधानमंत्री के लिए समर्पित किया है। मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब भी मैंने कोई बात रखी उन्होंने कभी टाला नहीं। फतेहपुर के लिए जब भी मैंने बात कही तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी और आज आप देख रहे हैं कि मैं तो कह सकती हूँ इतनी अच्छी लोकेशन हमारे फतेहपुर मेडिकल कॉलेज की है, इतनी अच्छी लोकेशन शायद किसी भी मेडिकल
कॉलेज की नहीं होगी। NH2 के अंदर बन रहा है। जो भी यहाँ से निकलेगा कम से कम हमारे अमर शहीदों का नाम पढ़ेगा और उसको समझने के लिए भी चेष्टा भी करेगा। हमारे जनपद से जो भी डॉक्टर्स बनकर जाएंगे उनका जो प्रमाण पत्र होगा उस प्रमाण पत्र में हमारे इन 2 योद्धाओं का नाम अंकित होगा और विकास के लिए जोड़ दिया जाएगा। और मैं तो इतना कह सकती हूँ कि 2014 में इस समय में आई तो वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। वही आपको बता दें, सीएम योगी ने इसका शिलान्यास किया था और 7 मार्च तक इसको बनकर तैयार होना था, जो कि अब तैयार हो पाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण कार्य किया गया है। वहीं पीएम ने फतेहपुर को ये बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के तौर पर फतेहपुर में ये लोगों के लिए बड़ी सौगात है। वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। तो वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन के दौरान आपको बता दें, पीएम मोदी ने वर्चुअली तौर पर इसका उद्घाटन किया है। तो फतेहपुर के लिए ये एक बड़ी सौगात के तौर पर है, जहां पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा अब फतेहपुर में भी उपलब्ध होगी। तो आपको बता दें कि वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वहीं शिलान्यास की बात करें तो सीएम योगी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 7 मार्च 2021 तक ये बनकर तैयार होना था, जिसको लेकर के अब तैयारियां पूरी हो पाई और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। तो फतेहपुर के लिए ये एक बड़ी सौगात के तौर पर माना जा रहा है। तो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। फतेहपुर में ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ है। इसकी वहीं आपको बता दें 7 मार्च 2021 तक इसको बनकर तैयार होना था, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि इनका उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में प्रदेश 9 जिलों में 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में भी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की हर हर महादेव के जय घोष के साथ और इसके बाद मोदी ने ठेठ बनारसी भाषा में जनसभा में आए लोगों का अभिवादन किया और आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने कोरोना महामारी, वैक्सीन और टीकाकरण अभियान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने का भी जिक्र किया और कहा कि सबके आशीर्वाद से मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि जहां महादेव का आशीर्वाद है वहां कल्याण ही कल्याण है। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो वहां कल्याण ही कल्याण है और इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बराबर दौरे पर सीएम योगी साथ में मौजूद रहे। तो वाराणसी के लिए भी एक सौगात के तौर पर काम किया, जहां पर कई विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। पीएम मोदी ने काशी में यह संबोधन रहा, जहां पर वैक्सीन को लेकर के भी
बातचीत की गई और लोगों को बताया गया कि वैक्सीन भी एक तरीके से महाअभियान के तौर पर लिया गया और इसको पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्धार्थनगर में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में भी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के जय घोष के साथ की। इसके बाद मोदी ने ठेठ बनारसी भाषा में जनसभा में आए लोगों का अभिवादन किया और आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कोरोना महामारी, वैक्सीन और टीकाकरण अभियान का जिक्र किया। सौ करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने का जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसको एक अभियान के तौर पर लिया गया था और इसका लक्ष्य हासिल किया गया है और आप सभी की मदद से, सहयोग से इस लक्ष्य तक हम पहुंचे हैं और इसीलिए मैं आज वाराणसी आया हूं और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ किया। आपको बता दें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी मौजूद रहे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ किया। तो पीएम मोदी का काशी में यह संबोधन था जिस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर के भी चर्चा की और ये जो 100 करोड़ का अभियान जो लक्ष्य था वैक्सीन को लेकर के इसको पूरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लोगों ने सहयोग दिया है उससे इस लक्ष्य को पाने में कहीं ना कहीं आसानी जरूर हुई है। तो जनसभा में आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वाराणसी में हुई जनसभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। जिधर नजर जा रही है भीड़ नजर आ रही है। पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए लोग यहां पर एकत्रित हुए थे। आज की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जिस कार्यक्रम का भी कुछ देर पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, यह नए भारत के नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत को खड़ा करने का एक अभियान और उस अभियान के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 64,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को और काशी की धरती से इस परियोजना को प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है और अखिलेश ने महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ दिया। अखिलेश ने सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि
आय दोगुनी का दावा करने वाले लोगों ने आज महंगाई दोगुनी कर दी है और अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लगातार चीजों को बेच रही है। बीजेपी ने एयरपोर्ट, हवाई जहाज, पोर्ट, रेलवे स्टेशन की जमीनें सब बेच दी हैं। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन किए गए थे। डिफेंस और इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज यूपी का नौजवान जानना चाहता है कि इन कार्यक्रमों के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला। अखिलेश ने पूछा कि नौकरी, रोजगार और महंगाई कम करने से जो सपने दिखाए थे वो कहां हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है जिनका निर्माण पहले चल रहा था, उनका पैसा सरकार ने रोक दिया है। आखिर क्यों? कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे, उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अखबार में देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हम अगर किसी बात करेंगे तो घाटी के लोगों और युवाओं के साथ बात करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। घाटी का विकास और लद्दाख का विकास इस मकसद से कदम उठाया गया है और जो 2024 से पहले कश्मीर जो कुछ भी चाहिए वो आपकी नजर के सामने होगा। घाटी के लोगों से गृह मंत्री ने कहा कि दिल से खौफ निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं डाल सकता है। इसके लिए आप भारत सरकार पर और हम पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता को इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है। मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। कश्मीर की विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वालों की नीयत साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 100% टीकाकरण किया गया। आप में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बैठ जाइए, बैठिए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में
कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर सामने होगा। मित्रों, मोदी जी के दिल में कश्मीर बसता है। कानपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय समीक्षा की बैठक। आपको बता दें कि कानपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में यह समीक्षा बैठक की गई है। तो आपको बता दें, शहर अध्यक्ष आशीष चौबे ने बताया कि शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो परिवर्तन यात्रा चल रही है वो यात्रा 7 तारीख को कानपुर पहुंचेगी। उस यात्रा में पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया और अरुणा कोरी प्रभारी बनाई गई हैं। दोनों लोगों ने यहां पर बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कानपुर से जो भी संभावित प्रत्याशी दावेदार होगा सबको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत कानपुर में किया जाएगा। कि आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया कानपुर महानगर की समीक्षा बैठक कानपुर महानगर के अशोक नगर स्थित कार्यालय में हुई, जिसमें 7 तारीख को माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है उस 7 तारीख को कानपुर महानगर में उस यात्रा का आगमन है। और उस यात्रा को लेकर के पूर्व मंत्री श्री शिव कुमार बेरिया जी, पूर्व मंत्री श्रीमती अरुणा कोरी जी प्रभारी बनाई गई हैं। उन दोनों प्रभारियों ने यहाँ कानपुर महानगर की बैठक को में उपस्थित रह के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दिशा निर्देश भी उन्होंने कानपुर महानगर की यूनिटों को दिया है। एक एक पदाधिकारी को, जो भी यहाँ से संभावित दावेदार और प्रत्याशी, उन सभी को सबकी जिम्मेदारी सौंपते हुए इस ऐतिहासिक यात्रा का कैसे भव्यता के साथ कानपुर में स्वागत किया जाए, इसको लेकर आज बैठक हुई। विधानसभा चुनाव के करीब आते आते उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी चरम पर हैं और एक तरफ जहां प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी दिन बर दिन अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में एक तरफ जहां कांग्रेस में रोज अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से सपा कार्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर लगाया गया है और उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ "आ रहा हूं" का स्लोगन भी दिया गया है। साथ ही चुनाव के जितने दिन बचे हैं उसको लेकर के काउंटडाउन भी लगाया गया है। इस सब पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा को अभी 5 साल और इंतजार करना होगा। तो वहीं कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं किया है। देखिए, सपा में जो लोग अभी सम्मिलित हो रहे हैं वो बसपा से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं। जब ये तीनों पार्टी मिलके भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, जनता ने इन्हें तब भी समर्थन नहीं दिया था, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमने जनता के लिए बहुत कार्य किए, हम घर घर पहुंचे हैं, इसीलिए जनता हमें समर्थन दे रही है। अभी जो उन्होंने एक काउंटडाउन बिगिन किया है इलेक्शन तक के लिए, तो उसमें लिखा है मैं आ रहा हूँ, 145 डेज का उन्होंने काउंटडाउन बिगिन किया है। तो ये काउंटडाउन जो खत्म हो जाएगा उसके बाद 650 दिनों का एक और काउंटडाउन बिगिन होगा, क्योंकि अगले 2 सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी यहाँ उत्तर प्रदेश। 2022 विधानसभा चुनाव को दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस एक तरफ जहां घोषणा पत्र जारी कर रही है, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए जहां घोषणा जारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी में कई दलों के नेता ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर एक बैनर लगाया गया है जिसपे लिखा हुआ है "आ रहा हूं", और इसमें एक काउंटडाउन भी इसमें शो कर रहा है कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस बैनर को लेके कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही कितने बैनर लग जाएं काउंटडाउन के, लेकिन
समाजवादी पार्टी को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी अपने अपने दम भर रही है, अपनी अपनी सीटें गिनवा रही है, तो देखना होगा कि जनता क्या इन बैनर और पोस्टर और इन घोषणाओं पर जाती है या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विश्वास करती है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और 29 तारीख को अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ अमित शाह पार्टी और संगठन को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव के पहले बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी 1.5 करोड़ का सदस्य बनाने के अभियान लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। देखिए 2014 से जब से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो घर घर पहुंचे हैं, इसलिए जनता का समर्थन लगातार हमारे प्रति बढ़ता आ रहा है और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी जब अमित शाह जी आएंगे यहाँ पे 29 तारीख को, तो जो हमारा सदस्यता अभियान है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि लगभग 1.5 करोड़ सदस्य नए हम पार्टी में जोड़ें। उसके तहत हम हर विधानसभा में 15 से 20 हज़ार नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक अपनी तैयारियां कर रही है। एक तरफ जहां वो सामाजिक सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े बड़े नेता हैं वो भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। 29 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा है। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुँचेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो पार्टी व संगठन के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 1 करोड़ 70 लाख नए सदस्य बनाने का भी अभियान चलेगा कि जो बीजेपी के परिवार से जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार सदस्यता अभियान बीजेपी चला रही है और अगले 2022 विधानसभा चुनाव तक 1 करोड़ 70 लाख का ये लक्ष्य रखा गया है। उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और एक दिन के दौरे पर वो तमाम बैठकें करेंगे, सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे, कैसे उस टारगेट को पूरा किया जाए इसको लेकर वो निर्देश देंगे और साथ ही साथ जो पार्टी व संगठन की महत्वपूर्ण बैठक है उसमें भी वो शिरकत कर पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस वार्ता और सम्मान समारोह का आयोजन किया और कानपुर के रालौद में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। रालौद में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि 31 अक्टूबर को लखनऊ में हम लोग संकल्प पत्र जारी करेंगे। सभी पार्टियां चुनाव से पहले 15 दिन अपना संकल्प पत्र जारी करती हैं, लेकिन हम लोग चुनाव से 4 महीने पहले ही संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। संकल्प पत्र को लेकर हम गली और कस्बे तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम इस पत्र में लिखी बातों पर ही चुनाव लड़ेंगे। हम लोग 31 अक्टूबर को पटेल जयंती पर अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं और ये संकल्प पत्र राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जो चुनाव से 4 महीने पहले जारी कर रही है। सब पार्टियां चुनाव से 15 दिन पहले चुनाव शुरू होने पर जारी करती हैं। हम लोगों ने 4 महीने पहले हमने इस संकल्प पत्र के लिए एक ऐप बनाया, जिस ऐप के जरिए लोगों से सुझाव मांगे। हमने लोगों को चिट्ठी लिख के उनसे सुझाव मांगे और इसमें लोगों के सुझाव के साथ ये संकल्प पत्र जारी हो रहा। जयंत चौधरी 31 तारीख को लखनऊ में इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। दंतोपंत ठेकरी की 101वीं जयंती पर 10 नवंबर को लखनऊ में श्रम विभाग द्वारा वृहद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद के लगभग 25,000 श्रमिकों लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। साथ ही श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तक का विमोचन होगा। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष
पंडित सुनील भराला श्रम विभाग के अधिकारियों संग विचार मंथन किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण परिषद निधि पर चर्चा हुई। कारखानों और बड़े वाणिज्य कर दुकानदारों से चर्चा कर उनके अंशदान को श्रमिकों के लिए कैसे प्रयोग में लाया जाए, उस पर भी मंथन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ है उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप कानपुर में आए हैं, 10 नवंबर को एक वृहद प्रोग्राम होने वाला है, क्या है वो प्रोग्राम और किस तरीके की रणनीति और मंथन किया गया है? देखिए, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर एक श्रम कल्याण परिषद बहुत वृहद कार्यक्रम, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को हित लाभ देना, उत्तर प्रदेश की श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं को क्रियान्वयन और उसको तेजी बढ़ाना, यानी कि जो योजनाएं ऐसी थी जो हमारी 5 योजनाएं पहले चल रही थी, प्रचलित थी, 3 योजनाएं अभी इस बोर्ड ने अपने कार्यकाल में चलाई है। उन जैसे चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना, और एक जो बोर्ड की बैठक ने निर्णय लिया है कि जो अपने श्रवण कुमार के नाम से धार्मिक और पर्यटन यात्रा के नाम से चलाई है, तो ये ऐसी योजना महादेवी वर्मा और अपने दत्ता जी हमारे, यानी कि जिनके नाम से कार्यक्रम हो रहा है, तो दत्तोपंत ठेकड़ी जी और ज्योतिबा फूले जैसे, और गणेश शंकर विद्यार्थी और महाराजा हरिश्चंद्र श्रमिक कल्याण योजना, ऐसी योजनाओं के साथ हम उनका कैसे और शीघ्रता से उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। तो ये श्रम कल्याण परिषद की आज योजनाओं पे जो 4 कोड कानून भारत सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने उनमें परिवर्तन करके 4 कोड कानूनों को, जो 36-32 कानून थे श्रमिकों के, उसको समेट करके अब 4 कानून होंगे उत्तर प्रदेश में, और उन 4 कानून को उन 32 श्रमिक कानूनों से शक्तिशाली बनाया गया है। उस पर हम जो है आज हमने एक कमेटी बनाई है, और कमेटी बना करके इसको हम और अच्छे कैसे उत्तर प्रदेश में लागू हो सकें, उसकी योजना हम बना रहे हैं। क्योंकि श्रम कल्याण के लंबे समय से सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ था, उसको पहचान नहीं थी। कानपुर के आप लोग रहने वाले हैं, तो आप इस कार्यकाल से पहले आपने नाम भी नहीं सुना कि श्रम कल्याण परिषद कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है यहाँ पर। तो ये एक ऐसी सुस्त अवस्था से निकाल करके इस बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, ये जो प्रोग्राम होने वाला है, इसमें किन किन जनपदों के, अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो कितने श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा? हमने टारगेट 25,000 का लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस वर्ष हम 25,000 श्रमिकों को हम लाभ देंगे। ऐसे श्रमिकों को जो 25,000 परिवारों के घरों में श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का हित लाभ चला जाए। सर, अगर बात करी जाए राजनीति की, तो लगातार अभी लड़कियों को और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करा जा रहा है। कांग्रेस ने भी एक नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब श्रमिक महिलाएं जो हैं, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है? श्रमिकों के महिलाओं के नाम से हमने महादेवी वर्मा, ज्योतिबा फूले, 2 यानी कि 8 में से हमने 2 योजनाओं के नाम उनके नाम से रखे हैं। तो हम महिलाओं को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, उनको शक्ति देने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे श्रम कल्याण परिषद में, तो महापुरुषों में भी हमने 8 में से 2 उनको रखा है। तो हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और महिलाओं को और बेटियों को निश्चित रूप से राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर 50% की भागीदारी है। उस 50% की भागीदारी में उनका योगदान है, उस योगदान के अनुसार उनको काम करना चाहिए। तो उनको काम के आधार पर उनका अधिकार मिलना चाहिए। उस अधिकार के साथ जो अधिकार है, यानी कि उनको केवल भाषण में नहीं रखना चाहिए। तो हम चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कि उन्होंने अच्छा एक आवाज़ है, और उसको जो हमारे मुद्दे को, यानी कि तत्कालिक समय में सुषमा स्वराज जी इस बात को उठाई करती थी, उन्होंने उनका मार्गदर्शन अब उनको ध्यान में आया, तो उस पर काम करना शुरू किया उन्होंने। तो ये थे हमारे साथ श्रम मंत्री सुनील भराला जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे करती रही है और लगातार उनके लिए कार्य भी कर रही है। कानपुर से कैमरा पर्सन बलराम के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज़।
और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।